हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम फर्म और फैक्टर्स जो ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। ये बीकॉम फर्स्ट सेम का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी का। इसमें हम सबसे पहले जो है मीनिंग देख लेते हैं। कहते हैं ऑप्टिमम फर्म क्या है? एक फर्म जो फुल्ली यूटिलाइज करती है उसकी ऑपरेशंस को और मिनिमम कॉस्ट होती है प्रोडक्शन पर यूनिट। मीन्स ऑप्टिमम फर्म, ऑप्टिमम हम किसे कहते हैं? जो चीज़ पूरी प्रॉपरली हम यूटिलाइज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो होती है। सो ऑप्टिमम फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम पूरा यूटिलाइज करते हैं जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, कि प्रोडक्शन पर यूनिट हमें जो है वो मिनिमम कॉस्ट पड़े। ऑप्टिमम साइज़ का क्या मतलब होता है? कि नॉर्मल फॉर्म साइज़ और एक आइडियल साइज़ एक यूनिट के लिए जो हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं रीच करूँ। मान लीजिए एक यूनिट है, वो 50,000 जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। और जो इसका एंटरप्रेन्योर है ना, वो चाहता है कि ये स्मॉल यूनिट है और इसमें इसके जो इतने अच्छे से प्रोडक्ट्स, इसकी अच्छी से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इसका एक ऑप्टिमम साइज़ नहीं है। इसका ऑप्टिमम साइज़ के लिए इसको जो है मीडियम साइज़ यूनिट बनना होगा। उसके लिए क्या करना होगा कि अपनी जो है कॉस्ट को मिनिमम करना होगा। ठीक है जी। तो ये ऑप्टिमम साइज़ क्या होता है? वो नॉर्मल साइज़ जो हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ। जो फर्म है उस एक्सटेंट तक जो एक्सपैंड करती है जहाँ पे आउटपुट उसको मैक्सिमम मिले और कॉस्ट उसको मिनिमम मिले। जिस पॉइंट पे जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक है। हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो इस ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचे और यहाँ पे दे, इसे सैचुरेशन पॉइंट भी हम कहते हैं। जो ऑप्टिमम साइज फर्म है ना, उसका मतलब है कि स्पीड और एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ दैट इज आइडल फॉर अ स्पेसिफिक स्मॉल बिजनेस। मीन्स कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, वो सारे जो हैं वो आइडल प्रोपोर्शन में हमने लगाने हैं, अच्छे से हमने लगाने हैं कि प्रॉपर रेशो में उनकी लगाने हैं, इस तरह लगाने हैं कि प्रोडक्शन मैक्सिमम और कॉस्ट में मिनिमम पड़े। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फैक्टर्स। फर्स्ट हमने देखना टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कैसा टाइप है हमारा इंडस्ट्री का, वैसे हमारी फर्म का साइज होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो लार्ज होती हैं और जो ट्रेडिंग और सर्विसेज फर्म्स हैं वो छोटी होती हैं। कहते हैं जो नेचर है इंडस्ट्री का वो डिटरमाइन करता है साइज। वो लार्ज होगा अगर उसके प्रोडक्ट्स और प्रोडक्टिव मशीनरी भी लार्ज है, जैसे स्टील एंड आयरन कंपनी। उसका प्रोडक्ट अगर कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ठीक है, तो उसका साइज जो है लार्ज होगा। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यही हमने बोल देना है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल स्केल पे हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऑप्टिमम साइज भी जो है वो स्मॉल होगा, जैसे पैरिशेबल गुड्स के नेचर में या फैशनेबल गुड्स के नेचर में। ठीक है जी, क्योंकि उनकी जो डिमांड है उसमें चेंज आता रहता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट में हमें लिखना है कि अगर कोई भी कमोडिटी है उस मार्केट में डील करती है जिसकी मार्केट वाइड है, स्कोप ज़्यादा, तो ऑब्वियस उस बिजनेस का स्केल जो लार्ज होगा। बट अगर उसकी डिमांड फिटफुल है, मीन्स लिमिटेड है, छोटी है, थोड़ी है, तो उस फर्म का साइज भी स्मॉल होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैपिटल। कहते हैं जितना हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है उस हिसाब से हमारा जो है साइज होगा बिजनेस का। अगर हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस हैं, फंड्स अवेलेबल हैं कि हम अपना ग्रो कर सके बिजनेस को, तो उसका साइज बिग होगा। कैपिटल भी इतनी ये नहीं है कि अंधाधुन इन्वेस्ट करनी है, एक एक्सटेंट तक इन्वेस्ट करनी है कि उससे हम जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, फंड्स को हमने वेस्ट भी नहीं करना। ये नहीं है कि एक कंपनी है उसको ज़रूरत है 1 लाख फाइनेंस की, ठीक है, पर उसने क्या किया कि लोगों से 2 लाख मंगवा लिए। ये जो 1 लाख यूटिलाइजेशन तो हो जाएगी, जो बाकी 1 लाख बच गया वो आइडल रहेगा। सो हमने ऐसे फंड्स की वेस्टेज भी नहीं करनी। नेक्स्ट आ गया एटीट्यूड ऑफ प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। उनका एटीट्यूड कैसा है, ये भी बिजनेस की जो साइजों से इन्फ्लुएंस करेगा। अगर तो वो इंटेलिजेंट है, फोर साइटेड है, एंटरप्राइजिंग है, एम्बिशियस है कि वो रिस्क ले सकते हैं, तो ऑब्वियस है उनकी फर्म का साइज जो है वो ग्रो करेगा, लार्जर होगा जैसे जैसे टाइम फर्दर आगे चलेगा। नेक्स्ट आ गई एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। कहते हैं जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर वो स्किल्ड है, इनिशिएटिव ले सकता है, वो न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, तो ऑब्वियस है उसकी जो है स्किल्स अच्छी हैं, सब कुछ उसका अच्छा है, तो उसकी जो बिजनेस होगी वो भी ग्रो करेगी और उसका साइज भी लार्जर होगा। उसकी जजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे पता हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उसके बिजनेस के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं, कैसा फाइनेंस चाहिए, क्या उसकी लेबर फोर्स है, सब कुछ उसे पता होना चाहिए, सो दैट कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजेरियल एबिलिटी।
कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो हम अपॉइंट करते हैं, और जो ये मैनेजर्स होते हैं ये स्किलफुल होने चाहिए, इनके पास पूरी फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, एक एनालाइज करना सिचुएशन को इन्हें आना चाहिए। एक फर्म लकी होती है जिसके पास मैनेजर्स एबिलिटी के होते हैं, और उस फर्म का साइज़ भी हम जो है लार्ज होता है क्योंकि वो ग्रो करती है विद द टाइम। ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है मेडियोक्र मैनेजर लेने मीन्स इतना अच्छा नहीं आता उसको डील करना सिचुएशंस को, थोड़ी बहुत ही नॉलेज है उसको, स्मॉल नॉलेज है, तो उसका फर्म का साइज़ भी स्मॉल होगा क्योंकि उससे लार्ज फर्म मैनेज ही नहीं होगी, रिसोर्सेज उससे मैनेज नहीं होंगे। नेक्स्ट आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। कहते हैं ये मेन फैक्टर है जिसके ऊपर जो फर्म का साइज डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर अकेला तो नहीं ना कुछ कर सकता कैपिटल के साथ, चाहे वो जितनी मर्जी लगा ले, लास्ट में लेबर ने ही जो है बिजनेस को मैनेज करना होता है। सो एफिशिएंट और स्किल्ड लेबर चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन किसने करनी है, सेल्स किसने, सब कुछ किसने करना है, लेबर ने। ह्यूमन बीइंग ने करना आगे, फर्दर अथॉरिटी भी तो ह्यूमंस को डेलीगेट की जाती है आगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। कहते हैं मेन फैक्टर है ये जो डिसीजन हमारे लेना होता है कि ऑप्टिमम साइज़ वाला, ये इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वेजेस जितनी हम पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को उसको कंपेयर करते हैं बाकी बिजनेसेस के साथ कि बाकी एंटरप्राइजेस कितना दे रही हैं। ये फैक्टर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी फर्म जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है बना रही है। जैसे हम सोप की एग्जांपल ले लें तो सोप में अगर दो कंपनीज आ रही है, एक मान लीजिए लक्स है और दूसरी जो है वो डव है, तो दोनों ही सोप ही बना रही है ना, तो दोनों के सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक कंपनी क्या करेगी, डव कंपनी क्या करेगी, लक्स वालों की जो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज मिल रही हैं, वेजेस मिल रही हैं, उनके साथ अपने जो ये वेजेस पे कर रही है, सैलरीज पे कर रही है, उनको कंपेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टोटल एसेट्स। कहते हैं जो टोटल एसेट्स है ना बिजनेस की वो भी उसका डिटरमाइन करते हैं साइज। अगर उनकी वैल्यू को जो होती है ना उसको हम एज अ मीन्स ऑफ मेजर ले लेते हैं कि उसके पास अच्छा जी 5 मशीनरीज हैं, ठीक है, 6 उसके पास जो है वो प्लांट्स हैं, 7 उसके पास जो है फर्नीचर अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे करके जो हमने 7, 5, 6 ये क्या बन गया, टोटल 18 जो हमने ये वैल्यू निकाली। तो इनको हम मनी की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये एक हमारा जरिया बन जाएगा कि हम इनको मेजर कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। ये हम दोनों ही में यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारी फॉर्म सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही है जहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, दोनों ही केसेस में हम जो है अपने एसेट्स की वैल्यू के साथ अपना साइज डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ऑप्टिमम साइज पे पहुंची है या नहीं पहुंची। नेक्स्ट हमने कंक्लूड कर देना इसको कि ऑप्टिमम साइज मतलब वो फॉर्म का साइज जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। यह कंसेप्ट जो है E.A.G. रॉबिन्सन ने डेवलप किया था, और इसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल, हमारी इंडस्ट्री टाइप कैसी है। ये एक एवरेज फर्म वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एवरेज फर्म का जो साइज़ है ना वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। हो सकता है इंडिया में स्मॉल उस साइज़ उस फर्म का हो जिसके पास 10 लाख की मशीनरी, 10 लाख के टोटल एसेट्स हों, चाहे कुछ भी हो। और ये तो इंडिया की मैंने बात की। हो सकता है कि अगर हम यही बात कनाडा की करें तो कनाडा में जो स्मॉल है उसकी जो है वो 11 लाख हो लिमिट। सो एवरेज साइज जो फर्म का वो हर एक कंट्री में अलग अलग होता है और हर एक कंट्री का वेरी करता है। ठीक है जी। सो ये था हमारा क्वेश्चन ऑप्टिमम फर्म का मीनिंग। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन जो है सब पार्ट्स में आ जाता होता है। सो प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसको आप छोटा सा टॉपिक है ये हमारे और आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।